जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज की क्लास में हम लोगों ने अकाउंट करंट चैप्टर करना है। अकाउंट करंट चैप्टर के अंदर हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोग बहुत सी चीजें करते हैं। जैसे मान लीजिए हम कुछ सर्विसेज देते हैं या फिर कुछ गुड्स सेल करते हैं और दो पार्टीज के बीच में किसी भी तरीके का कोई भी आदान प्रदान होता है, यानी कि इनकमिंग और आउटगोइंग होती है ट्रांजैक्शंस की, तो उसके अंदर हम अकाउंट करंट को यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए, एक मिनट के लिए एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक बिल रिसीवेबल है। ये मत सोच लेना कि इस चैप्टर में सिर्फ बिल रिसीवेबल की ही बात करूंगा। मान लीजिए एक बिल्स रिसीवेबल है। आप लोगों ने बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर के अंदर एक चीज पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? रिबेट अंडर डिस्काउंट, है ना? रिबेट अंडर डिस्काउंट कह रहा हूं, क्या नाम है, पेमेंट ऑफ बिल अंडर डिस्काउंट या फिर रिबेट। ऐसा हमने पढ़ा था कि अगर ड्यू डेट से पहले वो आ जाता है तो उसको कुछ डिस्काउंट दे दिया जाता है ना, ऐसा होता है ना। तो उसी तरीके से हमें इस चैप्टर के अंदर सोचना है। अब यहां पे ना होने क्या वाला है, यहां पे ना मान लो ये बिल ऑफ एक्सचेंज की एक ड्यू डेट है और इस ड्यू डेट के बाद अगर आप आते हो तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और अगर आप इस ड्यू डेट से पहले आ जाते हो तो आप इंटरेस्ट को सेव कर लेते हो, है ना। या फिर इंटरेस्ट का अमाउंट, जैसे वहां पे होता है ना डिस्काउंट मिल जाता है, तो हम क्या कहते हैं, ये मान लो ड्यू डेट है। अगर मैं आपके पास में पेनल्टी लगा सकता हूं, इंटरेस्ट पेनल्टी लगा सकता हूं लेट पेमेंट के लिए, तो अर्लियर पेमेंट के लिए मैं आपको अवार्ड भी दे सकता हूं, इंटरेस्ट आप रिसीव भी कर सकते। अब इन दोनों चीजों की एडजस्टमेंट ही हमारे अकाउंट करंट चैप्टर के अंदर हमें देखनी है। यानी कि हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम इंटरेस्ट के उस अमाउंट को एडजस्ट करते हैं जो कि दो पार्टीज के बीच में होता है। ओके, ठीक है, तरीके से पढ़ेंगे इसको। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो हम पढ़ लेते हैं जी यूसेज। यूसेज के अंदर क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ द सिचुएशन व्हेन अकाउंट करंट इज प्रिपेयर्ड। कब प्रिपेयर किया जाता है? इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन, यानी कि रेगुलर ट्रांजैक्शन जो है दो पार्टीज के बीच में होती है। फॉर एग्जांपल, ए ट्रेडर हु सेल्स गुड्स फ्रीक्वेंटली टू मर्चेंट ऑन क्रेडिट एंड रिसीव पेमेंट फ्रॉम हिम इन इंस्टॉलमेंट एट डिफरेंट इंटरवल्स एंड चार्जेस इंटरेस्ट ऑन अमाउंट एंड चार्जेस इंटरेस्ट ऑन अमाउंट विच रिमेन आउटस्टैंडिंग। मतलब कि उन अमाउंट्स के ऊपर, जैसे कि देखो अब सोचने वाली बात है, कोई आप हायर परचेज या इंस्टॉलमेंट पढ़ते हो तो इंस्टॉलमेंट के अंदर आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स के ऊपर ही तो इंटरेस्ट लगता है। मतलब मान लो मैंने 5 लाख रुपए तुम्हें लोन दिया, 1 लाख तुमने पे कर दिया, अब इंटरेस्ट किस पे दोगे? 4 लाख पे दोगे ना। तो उसके लिए अकाउंट करंट चैप्टर हमारे यूज में आएगा, यानी कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने के लिए बेसिकली ये चैप्टर है। ओके सर, उसके बाद क्या लिखा हुआ? इट इज ऑल्सो फ्रीक्वेंटली प्रिपेयर्ड टू सेट आउट द ट्रांजेक्शन टेक प्लेस बिटवीन बैंकर एंड हिज कस्टमर। अब ये यहां पे क्या मतलब है सर? यहां पे मतलब ये है, आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया, ठीक है जी, आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया। अब मान लो हम ना क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं आपकी, जैसे पार्टनरशिप के अंदर होता है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिया जाता है, ठीक उसी तरीके से ना बैंक ने, मालूम है आपको क्या बोला? आपका बैंक कहता है आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हुए। हमने कहा ठीक है जी, आप इस 5 लाख के ऊपर मुझसे इंटरेस्ट लेना, और यदि आपने कुछ विड्रॉल करवा लिया तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़े। बात समझ में आई? जैसे मान लो साल के शुरुआत में मेरे अकाउंट के अंदर 5 लाख रुपए थे और 3 महीने के लिए, साल में सिर्फ 3 महीने के लिए मैंने क्या कर दिया, 2 लाख रुपए डिसइन्वेस्ट कर लिए, निकाल लिए, विड्रॉ कर लिए। तो बैंक ने मुझे 12 महीने का इंटरेस्ट देना है। सर क्यों? 9 महीने का एडजस्ट करके बोलो। नहीं, मैं 9 महीने का एडजस्ट करके नहीं बोल रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं? 5 लाख के ऊपर मैं बैंक से इंटरेस्ट लूंगा 12 महीनों का, और जो मैंने विड्रॉ किया था, कितना विड्रॉ किया था? 3 लाख, 2 लाख, 2 लाख जो विड्रॉ किया था उसके ऊपर 3 महीने का इंटरेस्ट बैंक को दूंगा। यानी कि 2 लोग सामने सामने खड़े हुए हैं,
भाई तूने मेरे कितने पैसे देने हैं, भाई तूने मेरे कितने पैसे देने हैं, ऐसे बातें कर रहे हैं आपस में, एडजस्ट नहीं कर रहे। एडजस्ट बाद में अपने आप ही हो जाता है। तो ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमारी बैंक के अंदर इस तरीके से होती है। समझ में आई सबको बात? ओके जी। अब देखो यहां पे क्या है, नंबर ऑफ पार्टीज लिखा हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टीज होते हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं या फिर जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, कोई भी हो सकते हैं। इसको पढ़ना आराम से तसल्ली से। अब यहाँ पे मेथड दिए हुए, कह रहे कितने तरीके से यहाँ पे जो है हमारे पास में इसको हम करते हैं। इसको इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए अकाउंट करंट के अंदर कितने मेथड हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास में इंटरेस्ट ऑन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन मेथड। इसके अंदर पता है क्या होता है, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड मेथड। फॉरवर्ड मेथड, इसके अंदर क्या होता है, हमने एक एक ट्रांजैक्शन को पकड़ा, उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। मतलब मान लो आप मेरे कस्टमर हो, क्या नाम है आपका? बीजू। आप मेरे कस्टमर हो और मैंने एक एक ट्रांजैक्शन जो आपसे की, सेल परचेज की, उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, है ना। अच्छा, तो ये क्या है, सबसे पहला मेथड, हर एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन के ऊपर इंटरेस्ट लगाओ। अच्छा, दूसरा क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन या फिर प्रोडक्ट मेथड, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड मेथड। ध्यान रखना क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, इंडिविजुअल मेथड दिया हुआ है या फॉरवर्ड मेथड दिया हुआ है। तो फॉरवर्ड मेथड के अंदर क्या होता है, फॉरवर्ड मेथड के अंदर कहते हैं हमारे पास ना ड्रामे करने के टाइम नहीं है, हम सारी अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट करके, टोटल ट्रांजैक्शंस के ऊपर कैलकुलेट करके उसके ऊपर एक बार इंटरेस्ट लगा देंगे, ये कहते हैं हम। मतलब ऊपर वाले मेथड में क्या आ रहा है, इंडिविजुअली हर ट्रांजैक्शन के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा रहा है, और यहां पे सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को कंबाइंड करके इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगले दो मेथड पे जाने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। अगर क्वेश्चन कुछ ना कहे, साइलेंट हो, क्वेश्चन कहता है जी अकाउंट करंट, आपको अकाउंट करंट बनाना है, तो किस मेथड से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहोगे, इंडिविजुअल से या फिर फॉरवर्ड से, क्या नाम है ये, इंडिविजुअल मेथड से या फिर क्या नाम है, प्रोडक्ट मेथड से? प्रोडक्ट मेथड से। हाँ जी, क्या कह रहे हो सर? प्रोडक्ट मेथड से करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ना फालतू का टाइम नहीं है, वहां पे हम पेपर सॉल्व करने गए हैं, पास होने के लिए, अपना विशिष्ट ज्ञान प्रतिष्ठित करने के लिए थोड़ी ना गए। तो हम क्या कहते हैं सर, हम क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो, फॉरवर्ड मेथड लगाएं। अच्छा, एक होता है हमारे पास में सर ये दोनों ही फॉरवर्ड मेथड है। हाँ, ये दोनों ही फॉरवर्ड मेथड है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी कि एक ही क्वेश्चन को दो बार ही किया हुआ, ऐसा होता है, इंडिविजुअली और सबको कंबाइन करके। ओके, एक होता है बैकवर्ड मेथड, इसको इपोक मेथड भी कहते हैं। इपोक मेथड के अंदर क्या होता है, इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया जाता है ना, वो बैकवर्ड डेट्स के ऊपर किया जाता है। अभी कराऊंगा ना क्वेश्चन, समझ में आएगा। मतलब यहां पे हम क्या कहते हैं, ड्यू डेट से पहले के जितने दिन थे ना साल में, उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में है क्या, प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड। ठीक, चार तरीके हैं ये, इपोक मेथड और प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड जो है वो हम देखेंगे, तभी समझ में आएगा। इसके बारे में ज्यादा बोल करके कोई फायदा है नहीं। चले देखते हैं जी आगे। अब ना यहां पे ना मैंने स्टेप्स दिए हुए हैं आप लोगों को ना याद करवाने के लिए, कुछ चीजें लिखी हुई हैं, इनको हम साथ के साथ लिखेंगे भी कि भाई ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, देखेंगे भी। लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे ये तरीका हम देखेंगे, और आप लोग मेरे साथ में जो है ना बनाएंगे। ये स्टेप्स अभी मैं समझाऊंगा, आपको समझ नहीं आएगी, क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद में ये स्टेप्स ऐसे ही हुए थे, आपसे पूछूंगा, आप कहेंगे हाँ सर यही तो हमने किया था। तो क्या तरीका है क्वेश्चन को करने का, ये स्टेप सिर्फ आपकी हेल्प के लिए लिखे गए हैं। ठीक, आ जाओ जी। एक ना ये वाला पॉइंट पूछ लिया जाता है, रेड इंक इंटरेस्ट क्या होता है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो टिक लगा लेना। ओके, चलो जी, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बारी। क्वेश्चन में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। कहता है ड्रॉ अकाउंट करंट बाय मीन ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन। अब यहां पे लिखा हुआ है सर,
क्वेश्चन अपने आप बोल रहा है इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन मेथड, तो हम फिर नहीं लगा सकते ना प्रोडक्ट मेथड। एंड प्रोडक्ट मेथड मतलब कह रहा है दोनों से ही कैलकुलेट कर दो, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन मेथड से भी और प्रोडक्ट मेथड से भी, दोनों से ही करवाना चाह रहा है आपसे। ठीक है जी। अप टू द डेट, अब इसके अंदर ना ड्यू डेट दी हुई है हमारे को, क्या? 31 दिसंबर 2021। 31 दिसंबर 2021 इस टाइम पीरियड तक, किस टाइम पीरियड से, इस टाइम पीरियड तक, ये तो पता लग गया क्वेश्चन के अंदर, लेकिन किस टाइम पीरियड से नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा हुआ, और नीचे भी 31 दिसंबर ही दिया हुआ है हमारे पास। तो किस टाइम पीरियड से? तो सर जिस टाइम पीरियड से हमारी पहली ट्रांजैक्शन शुरू हुई है ना, उस टाइम पीरियड से। भाई मैं अगर आपको बोलूं मैं आपको जानता हूं, कब से जानता हूं? फाउंडेशन से जानता हूं ना, 11th-12th से थोड़ी जानता हूं। अगर आप मेरे 11th-12th के स्टूडेंट होते और मुझे बाद में आपने फॉलो किया होता फाउंडेशन के अंदर, तो मैं कहता मैं पहले से जानता हूं। तो जबकि पहली ट्रांजैक्शन है उस डेट से लेना है हमारे को, कब तक? जो डेट दी हुई है क्वेश्चन में उस डेट तक। ओके सर। इंटरेस्ट कितना बताया गया? 8% पर एनम। अब ये ना डेज के हिसाब से होगा। कोई ट्रांजैक्शन अगर सोच करके देखो 21 दिनों के लिए की गई है, क्रेडिट पीरियड किसी ट्रांजैक्शन का 21 दिन था तो 21 दिन का इंटरेस्ट निकालेंगे ना सर। 21 डेज का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? 21 डिवाइडेड बाय 365, सिंपल। ठीक है ना? अच्छा चलो, अब क्वेश्चन के अंदर ये सारी ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं जिसको कि अभी हम पढ़ेंगे। ऑन 31 दिसंबर 2021 एक्स एंड वाई सेटल्ड देयर अकाउंट। देखो ये वर्ड को ध्यान देना, क्वेश्चन अगर आता है ना और ये लिखा होता है सेटल्ड देयर अकाउंट, इसका मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप किया ना हम लोगों ने, क्वेश्चन में बोलता है कि सर उसका बैलेंस पे कर दिया। क्वेश्चन में बोलता है अगर उसका बैलेंस पे कर दिया तो हम क्या कहते हैं? उसको सर बैंक से कर देते हैं। और अगर बोलता है नहीं पे किया तो लोन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? सेटल्ड। सेटल्ड मतलब लास्ट में एक एंट्री कैश की होनी है। अगर ये वर्ड नहीं लिखा होता है यहां पे, इसका मतलब हम बैलेंस सीडी करके छोड़ देते। ठीक है? ओके जी। तो इन चीजों का ध्यान रखना है आफ्टर कंसीडरिंग इंटरेस्ट फैक्टर। ऑब्वियसली इंटरेस्ट के लिए ही तो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। चलो, शो द कैश अमाउंट रिसीव्ड और पेड बाय ए ऑन दैट डेट। ठीक है जी, पेड बाय एक्स। मैंने क्या बोला? ए बोला क्या? हाँ, ए गलती से बोल दिया मैंने। पेड बाय एक्स ऑन दैट डेट। ठीक है सर, क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, अभी तक पूरी की पूरी ट्रांजैक्शंस नहीं पढ़ी। ठीक, अब क्या लिखा हुआ है? 1 जुलाई को बैलेंस ओइंग बाय वाई 600 रुपीज, गुड्स सोल्ड टू वाई 900 रुपए, गुड्स बॉट फ्रॉम वाई, ये हमारी परचेजेस वाई से 700 रुपए की, कैश रिसीव फ्रॉम वाई, वाई एक्सेप्टेड बिल्स फॉर 3 months, गुड्स बॉट फ्रॉम वाई 950, एक्सेप्टेड ए बिल ड्रॉन बाय वाई एट 3 months, ड्यू डेट ऑफ बिल इज ऑन संडे। अब संडे है तो बिल ऑफ एक्सचेंज में जो भी इससे पहले डेट आएगी ना, वही वाली डेट कंसीडर कर ली। ठीक है? तो अब ना फॉर्मेट बनाते हैं कि इसके आंसर को लिखना कैसे, जैसा मैं बनाऊंगा वैसे करना। ठीक है? आ जाओ जी, बनाते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने जो है वो बना लेना है। ओके, ये कॉलम बना लो सारे के साथ। डेट पर्टिकुलर, ड्यू डेट, डेज, अमाउंट। हाँ जी, बना लिए? अच्छा, डेट पर्टिकुलर, ड्यू डेट, डेज, अमाउंट, इंटरेस्ट, और दूसरी साइड पे ऐसा डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों हमने बना दी। और सुनो जी, ये ऊपर जो मैंने जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखोगे, और एग्जाम में आप इंटरेस्ट को INT और अमाउंट मैंने EMT लिखा हुआ है, ये आप ऐसे नहीं लिखेंगे, पूरे लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बुक्स ऑफ एक्स वाइज करंट अकाउंट। ठीक है जी, वाइज अकाउंट करंट, करंट अकाउंट नहीं, अकाउंट करंट विद एक्स। इसका मतलब क्या है? एक्स की बुक्स में वाई का अकाउंट। ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं ना बुक्स ऑफ एक्स वाइज अकाउंट, वैसे ही है यहाँ पे वाई इन अकाउंट करंट विद एक्स। अच्छा, पहली ट्रांजैक्शन कब हुई थी? आओ क्वेश्चन को देखते हैं। सर पहली ट्रांजैक्शन हुई थी बैलेंस ओइंग बाय वाई, नॉट
ओइंग टू वाई, ओइंग बाय वाई, कितना 600 रुपए। ओके, तो 600 रुपीज। अब 1 जुलाई है, ध्यान से सुनना पहले मेरी बात को। जो पहली ट्रांजैक्शन होगी ना इस मेथड के अंदर, उसके नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे, यानी कि हमें डेज कहां से काउंट करने हैं, जुलाई 1 से 31 दिसंबर तक डेज काउंट करने हैं। यानी कि इसके अंदर थोड़ा सा पेचीदा मामला है। अच्छा, अब क्या सर इसको 1 जुलाई को कंप्यूट करेंगे, काउंट करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। और बाकी सारे ट्रांजैक्शंस के अंदर 15 जुलाई, 21 जुलाई, 21 अगस्त को उन ट्रांजैक्शन की डेट में काउंट नहीं करेंगे। मतलब जो पहली ट्रांजैक्शन होगी ना, ये वाली 1 जुलाई लिखा हुआ है, इसमें इस वाली डेट को 1 जुलाई को काउंट करेंगे, काउंट करते समय नंबर ऑफ डेज। बाकियों को नहीं करेंगे, बाकियों में फर्स्ट डेट को नहीं करेंगे, उस वाली ट्रांजैक्शन डेट को। क्यों सर, ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा इस वजह से कह रहा हूं बच्चों, क्योंकि एक बात बताओ, मान लो आपका कोई पुराना बैलेंस चल रहा है। अब ये 1 जुलाई को कौन सा वाला बैलेंस है, बैलेंस ओइंग टू वाई, पुराना बैलेंस चलता हुआ आ रहा है। तो इस डेट से पहले भी चल रहा होगा, लेकिन हमें कौन से टाइम पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इस टाइम पीरियड का, जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का। तो इससे पहले वाले पे भी इंटरेस्ट लगा हुआ होगा, तो क्या इस पे 1 डे से नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। लेकिन बाकी जो ट्रांजेक्शन है, 15 जुलाई की जो ट्रांजेक्शन है, वो 15 जुलाई के बाद जब 16 जुलाई आती है ना, तब एक दिन काउंट होता है। तो 15 जुलाई के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए। आप बैंक से लोन लेने जाते हो, ध्यान से सुनना मेरी बात तसल्ली से। अगर आपका पुराना लोन है और आपका नया साल आता है, यानी कि 1 अप्रैल आया, तो आप 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का इंटरेस्ट पे करोगे। लेकिन अगर आपने लोन 1 अप्रैल को ही लिया है, तो आप 2 अप्रैल से लोन चालू करोगे, इंटरेस्ट चालू करोगे, है ना? इंटरेस्ट वहां से, गाड़ी वहां से स्टार्ट होगी। और अगर आपने सोचो 1 अप्रैल को लोन लिया, उन्होंने तुम्हें 10 लाख रुपए दे दिए, तुमने 2 लाख अभी के भी इंस्टेंट ही काउंटर पे ही वापस कर दिए, तो इंटरेस्ट कितने पे दोगे? 8 लाख पे दोगे ना, गलती से 10 पे थोड़ी दे दोगे। और वो अगले दिन से शुरू होगा। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये हमारी ओपनिंग ट्रांजैक्शन है, पुरानी चलती हुई आ रही है, तो हम 1 जुलाई को कंप्यूट नहीं करेंगे। याद रखना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बात समझ में आ गई? तो हम क्या बोलेंगे सर, हमारे पास में ये 1 जुलाई वाला जो है वो डे काउंट नहीं होगा। ठीक है सर, ओके, मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया हो। अच्छा जी, तो हम मैं यहां पे क्या लिख दूं? मैं लिख देता हूं सर टू बैलेंस बीडी। ठीक है, और इसकी डेट क्या थी? 1 जुलाई। बेटा कौन है ये जिसका माइक ऑन है? बेटा मोहन, माइक ऑफ कर लो। शालिनी जी, मैंने ये बोला, आप चैट में मुझसे पूछ रही हैं, 1 जुलाई को हमने नहीं लिया क्योंकि ये पुराना वाला लोन चलता हुआ आ रहा था, बैलेंस हुई। बैलेंस लिखा है ना भाई, सीधी सी बात है। लिखा क्या है? बैलेंस वर्ड। ये कोई ट्रांजैक्शन आज की थोड़ी है, पुरानी ट्रांजैक्शन है, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे। और बाकी जो ट्रांजैक्शन है उसमें अगले दिन से इंटरेस्ट लगाएंगे। बस सिंपल है। अगर ये बैलेंस वर्ड नहीं होता, ट्रांजैक्शन होती, तो हम वो कर लेते। तो टू बैलेंस बीडी। ठीक है सर। और हमारी इसकी ड्यू डेट क्या थी? अच्छा, जब डेट ही ड्यू डेट हो, जब ड्यू डेट ना दी हुई हो, तो हम उसी को ड्यू डेट मान लेते। 1 जुलाई को ट्रांजैक्शन दी, ठीक है जी, और इसके साथ में अलग से ड्यू डेट नहीं दी हुई। जैसे अगर बिल ऑफ एक्सचेंज होता तो हमारे को ड्यू डेट दी हुई होती। तो हम क्या कहते हैं, जब यहां पे ड्यू डेट नहीं दी हुई होती अलग से, तो हम क्या कहते हैं सर, इसी को ड्यू डेट मान लेते हैं। तो मैं यहां पे क्या लिख देता हूं सर, ड्यू डेट 1 जुलाई। और डेज में मैंने क्या लिख दिया, कितने दिन आ जाते हैं? 184 डेज आ जाते हैं।
कैसे 184 आ जाते हैं सर? 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक कैलकुलेट करके देख लो, 184 डेज आते हैं। सर विद इंक्लूडेड 1। हाँ जी सर 1 को इंक्लूड करेंगे कि नहीं? जी जनाब करेंगे मेरे बच्चे, करेंगे। पहली ट्रांजैक्शन बैलेंस थी और 1 तारीख को इंक्लूड करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुन लो, मैंने कितने प्यार से समझाया, मैं दोबारा समझा देता हूं कि बेटा डेट ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर, ये कोई डेट ऑफ ट्रांजैक्शन थोड़ी थी, ये तो पुराना बैलेंस था, तो इसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा, इस डेट से लगेगा। ठीक है हाँ, अगर ये नया ट्रांजैक्शन होता तो फिर अगले दिन से काउंट करते। सिंपल, ये याद रखो। कल को अगर तुम बैंक में नौकरी करने लगे, या बैंक ऑडिट तो करना ही है खैर तुम्हें, तो तुम्हें ये चीजें बेसिक बेसिक नहीं आती होंगी, तो तुम तो बैंड बजा दोगे बैंक की। अच्छा, तो इसका अमाउंट कितना था? इसका अमाउंट था सर 600 रुपीज। अब क्या हम 184 डेज के लिए 600 रुपीज के ऊपर 8% के हिसाब से इंटरेस्ट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कितना आ गया? ये आ जाता है मेरे हिसाब से 24.20। क्या मैं सही हूं? यस सर। ओके जी जनाब। अगली ट्रांजैक्शन सर ये भी वैसा ही है, हमें तो लग रहा है कि बहुत पकाने वाला है ये। हाँ, एक एक पॉइंट को उठाना है ना हमें। गुड्स सोल्ड टू वाई, हमने गुड्स सेल की कब? 15 जुलाई को सेल की। ठीक है सर, तो इसकी एंट्री क्या होगी जल्दी बता दो। वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स होती है ना, हेलो, तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं? टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है सर, इसकी डेट कब थी? 15 जुलाई। अब 15 जुलाई इसकी ड्यू डेट लिखूंगा। कितने दिन हो जाते हैं? कितने दिन हो जाते हैं 15 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर तक? सर 169 हो जाते हैं। 169 हो जाते हैं और अमाउंट कितना है? 900 रुपए। और इसके ऊपर मैंने इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट किया तो कितना आ जाता है? 33.33। ये आ जाता है। ऐसे कैलकुलेट करना है हमारे को। ठीक है जी, ऐसे ही कैलकुलेट करना है हमारे को। अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सर अगस्त 21 की है। बॉट गुड्स फ्रॉम वाई। अब देखो, ये बॉट गुड्स फ्रॉम वाई है, सेल नहीं है, परचेज है। क्या एंट्री होगी इसकी बोलो? परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं बोलो? यहां पे क्रेडिट साइड पे लिखूं या डेबिट साइड पे लिखूं? हाँ, बाय परचेज अकाउंट। और डेट क्या थी इसकी? सर डेट थी 21 अगस्त। और ड्यू डेट भी क्या हो जाएगी? सर 21 अगस्त। और नंबर ऑफ डेज मैंने कैलकुलेट कर लिए 132। क्रिश हूं ना मैं, फटाफट से कैलकुलेट कर लेता हूं। अब अगर इतना टाइम में लगाऊंगा तो फिर क्वेश्चन कैसे पूरा होगा? तो ये तो आपको मेहनत करनी है। आप देखोगे मैं सही बता रहा हूं आपको। ठीक है जी, शंका मत रखना कोई। 200 सही बता रहे हो। हाँ हाँ, मेरे को मालूम है, तू भी मेरे साथ है। 200 नहीं है, 700 रुपए। 700 रुपए। और 700 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट बन जाता है 20 रुपए 25 पैसे। ठीक है जी, ठीक है जी। 15 जुलाई की एंट्री हमारे पास में है। मैंने यहाँ पे सारी की सारी एंट्रीज बना दी हैं आप लोगों के साथ में। अब चलो देख लेते हैं एक बारी। 15 जुलाई की एंट्री है। 15 जुलाई के अंदर क्या करना है हमने? 15 तारीख को ऐड करना है। 1 जुलाई वाली को ऐड इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो बैलेंस था। तो 15 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर तक कितने दिन बनते हैं? और उस दिन हुआ क्या है? गुड्स सेल हुई है। सेल ऑफ गुड्स की एंट्री क्या होती है? वाइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। देखो ये लिखी हुई, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है जी, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं और इसको भी यहां से स्टॉप कर देते हैं। चलिए अब देखिए, अब फुल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एंट्री क्या बन गई? और ये डेट कब से शुरू की है हमने? 15 जुलाई से लेकर के 31/12 तक जितने भी दिन बनते हैं। कितने दिन बनते हैं सर? हमारे पास में दिन बनते हैं 169। तो ये 169
और अमाउंट कितना था 900, मल्टीप्लाई किया, अमाउंट निकालना आता है। अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 900 का 8%, 8% क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट दिया हुआ है हमारे को वहां पे 8%, और कितने दिनों के लिए, 169 डेज के लिए, डिवाइडेड बाय 365, तो ये अमाउंट आ जाएगा हमारे पास में 33.33%, 33.33, 33 रुपए 33 पैसे। ठीक सर। अब नेक्स्ट एंट्री है हमें दी हुई है 15 जुलाई के बाद में 21 अगस्त सर, 21 अगस्त से। अब 21 अगस्त से कब तक सर, 31/12 तक। ठीक है, कितने दिन बनते हैं ये हमारे पास में 21 अगस्त से लेकर के और 31/12 तक डेज बनते हैं हमारे 132 डेज बनते हैं। ऊपर वाले में 169 बनते थे और यहां पे बनते थे 184 नंबर ऑफ डेज, और यहां पे हम क्या कर रहे थे 2 जुलाई से लेकर के 31/12 तक। ठीक है सर। अच्छा, गुड्स बॉट फ्रॉम वाई, यानी कि ये क्या है, परचेजेस है, तो एंट्री क्या बन जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। ये देखो ये लिखा हुआ है बाय परचेज अकाउंट। 132 डेज जो हमने कैलकुलेट किए, डेट ही हमारी ड्यू डेट है। यहां मैंने लिख दिया है कि अगर ड्यू डेट क्वेश्चन के अंदर गिवन ना हो तो हम एक्चुअल डेट को ही ड्यू डेट मानते हैं। ठीक है सर। तो यहां पे 132 डेज के लिए 700 के ऊपर इंटरेस्ट आ गया 20.25। ठीक। कैश रिसीव फ्रॉम वाई, कैश रिसीव फ्रॉम वाई की एंट्री क्या होगी, कैश रिसीव फ्रॉम वाई की एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट, तो मैंने क्रेडिट साइड पे एंट्री लिखनी है। अच्छा, इसके डेट कब से यूज करूं मैं सर, 23/8 से लेकर के, ओ सॉरी 24/8 से लेकर के, यहां पे भी ऊपर भी ठीक कर लेना, ऊपर 21 नहीं, ये 22 है और यहाँ पे ये 16 है, हाँ नेक्स्ट डेट होगा ना, और यहाँ पे 1 जुलाई है, वो मैंने गलती से उल्टा लिख दिया, समझाया मैंने, सही था। फर्स्ट वाली ट्रांजैक्शन के अंदर वर्ड बैलेंस है, इस वजह से हम पहली डेट से ही शुरू कर रहे हैं, वहीं से इंटरेस्ट चार्ज होगा, और जिस दिन ट्रांजैक्शन होती है उस दिन का इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, तो उससे नेक्स्ट डेट का हम करते हैं बाकी ट्रांजैक्शंस के साथ में। तो यहाँ 16 जुलाई से, और यहाँ पे 22/8 से, और यहाँ पे 23 के बाद में 24/8 से 31/12 तक। ठीक है, कितने दिन बनते हैं, दिन बनते हैं सर 130 डेज बनते हैं। ठीक, 130 डेज के ऊपर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया 12.82, ये आ गया हमारा। अच्छा, अब नेक्स्ट को थोड़ा ध्यान से देखना, अक्टूबर 23 की है, लिखा है वाई एक्सेप्टेड ए बिल, यानी कि एंट्री क्या बनेगी, बीआर अकाउंट डेबिट टू वाई, वाई ने एक्सेप्ट किया हमारे लिए। यहां पे लिखा हुआ 3 महीने की, 3 मंथ्स का ड्यू डेट है इसका। अब ड्यू डेट कुछ अलग होगा, तो डेट के कॉलम में लिखूंगा अक्टूबर 23 और ड्यू डेट के कॉलम में 3 महीने बाद की डेट। 3 महीने बाद की डेट क्या आ रही है, 3 महीने बाद की डेट आ रही है सर 26 जनवरी, लेकिन 26 जनवरी नेशनल हॉलिडे होता है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज के हिसाब से हम क्या करेंगे 25 जनवरी। समझ में आई बात, 3 ग्रेस डेज डालने के बाद में, तो 25 जनवरी। ठीक है, कहां से, 24 अक्टूबर से लेकर के 25 जनवरी तक। अब यहां पे सोच करके देखो, और ये मैंने क्या लिख दिया, एक सेकेंड, 24 अक्टूबर नहीं, 31 दिसंबर से। अब आप ये देख सकते हो इस पॉइंट के ऊपर, सिर्फ इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, इस पॉइंट के ऊपर हो क्या रहा है, हमारी ड्यू डेट जो है ना वो बाद में आ रही है। हमारा जहां पे अकाउंट सेटल हो रहा था वो डेट पहले खत्म हो रही है। इसे कहते हैं रेड इंक इंटरेस्ट। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं सर, इसकी थ्योरी लिखी भी हुई है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी होता है। तो हम क्या करेंगे सर, इसके नेगेटिव डेज काउंट करेंगे। डेज नेगेटिव हो गए क्योंकि ड्यू डेट बाद में है। जब ड्यू डेट पहले होती है और अकाउंट बाद में सेटल हो रहा होता है, यानी कि इतने दिन तक इंटरेस्ट बनता है, चाहे उसकी तरफ से बने या हमारी तरफ से बने। लेकिन जब ड्यू डेट ही बाद में, तो उस केस में
इंटरेस्ट नहीं बनेगा। तो यहां पे देखो मैंने इसको माइनस में लिखा है, -25 डेज, -25 डेज ड्यू डेट से काउंट करना है, तो नेगेटिव हो गया ना। अच्छा, कितने रुपए? 300 रुपए, और नेगेटिव में आ गया इंटरेस्ट कितना? 1.64, 1.64, 1 रुपी 64 पैसा हमारा नेगेटिव इंटरेस्ट बन करके आता है। ठीक सर। नेक्स्ट लिखा हुआ है 1 नवंबर। अब यहां पे चेक करूंगा कब से, 2 नवंबर से लेकर के 31/12 तक हमने गुड्स परचेज किए थे। परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई, तो क्रेडिट साइड पे एंट्री हो जाएगी, क्रेडिट साइड पे एंट्री हो जाएगी, ये लिखा है बाय परचेज अकाउंट। डेज कितने बनेंगे? 60, 950 रुपीज के ऊपर इंटरेस्ट बन जाएगा 12.49। ठीक, और उसके बाद में हमारे पास में एक लास्ट एंट्री है 3 दिसंबर की। अब 3 दिसंबर की एंट्री के लिए हमारी ड्यू डेट 3 महीने बाद है, और 3 महीने बाद आफ्टर 3 ग्रेस डेज आता है हमारा 6th ऑफ अप्रैल, सॉरी 6th ऑफ मार्च। 6th ऑफ मार्च हमारा संडे है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको 5th ऑफ मार्च कर देंगे। इमरजेंसी हॉलीडे में एक दिन बढ़ जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में बढ़ा था, और नेशनल हॉलीडे में या फिर संडेज में, गेस्टेड हॉलीडे में एक दिन पीछे चला जाता है। तो 5/3 हमारी 5 मार्च जो है वो हमारी ड्यू डेट है। कितने अमाउंट के लिए? 400 रुपए के लिए। अब आप देख रहे हैं 5 मार्च भी आ रहा है 31 दिसंबर के बाद, यानी कि ये भी रेड इंक इंटरेस्ट में आ जाएगा। ठीक है ना। देखो यहां क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्टेड नहीं, ये हम कौन सी, ये दिसंबर 3 की एंट्री कर रहे थे ना। ठीक है, एक्सेप्टेड ए बिल ड्रॉन बाय वाई, मतलब वाई ने हमारे पे बिल ड्रॉप किया है, हमारा बिल्स पेबल है। एंट्री क्या बन जाएगी? वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, डेबिट साइड पे आ जाएगा। तो ये ट्रांजेक्शन मैंने यहां पे लिखी, टू बिल्स पेबल अकाउंट, 5/3 इसकी ड्यू डेट थी, -64 डेज, 400 रुपए के ऊपर 5.61 का इंटरेस्ट बनता है। ठीक है जी। तो ये हमारी ट्रांजैक्शंस के हिसाब से जो हमने डेट्स निकाली, डेज निकाले, उनके हिसाब से ये सारा का सारा हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, अब हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। वो स्टेप्स क्या होंगे, आप मेरे साथ में ध्यान दीजिएगा। ये इस तरीके से बना हुआ है हमारे पास में। अभी हमारे पास में कौन सी ट्रांजैक्शंस नहीं है, हमारे पास में ये यहां से लेकर के ये वाली ट्रांजैक्शंस नहीं है, इसके ऊपर की सारी ट्रांजैक्शंस हमने लिख ली हैं कॉपी में। सबसे पहला स्टेप क्या करूंगा, इंटरेस्ट के लिए कैलकुलेट कर रहा था ना ये मैं, तो इंटरेस्ट के अमाउंट को निकालूंगा, बैलेंसिंग करूंगा मैं इंटरेस्ट की। तो आप देखेंगे इंटरेस्ट का कॉलम ये वाला डेबिट साइड वाला -5.61 के बाद, -5.61 के बाद जितना भी अमाउंट आ रहा है वो अमाउंट इन अमाउंट से 8 रुपए ज्यादा है। ठीक है जी, यानी कि बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आ रही है। इसका मतलब है हमने वाई से इंटरेस्ट लेना है, लेना है। लेने वाला कॉलम इंटरेस्ट का कौन सा था, ये था डेबिट साइड, जो हमने उससे लेना था। डेटर, 1 मिनट के लिए अगर हम वाई को अपना डेटर मान ले, इस तरीके से हमने उससे इंटरेस्ट लेना है। ठीक है सर, अब इंटरेस्ट का पैसा उससे लेना है हमने, तो एंट्री क्या बन जाएगी सर, इंटरेस्ट के पैसे के लिए वो हमारा डेटर बन जाएगा। तो हमने एक पहला स्टेप क्या लिखा कि हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप के अंदर बैलेंस करेंगे इंटरेस्ट के अमाउंट को, और हमारे पास में आ जाएगा 8 रुपए की बैलेंसिंग, और ये वाई ने हमें देना है। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, वाई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। वाई डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि वो हमारा डेटर बन गया इस अमाउंट के लिए, और इंटरेस्ट हमारी इनकम है क्योंकि हमने उससे लेना है। अब क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि जितना जो अमाउंट लेना है, अब देखो ये जो हमने लेना है उससे 8 रुपए, पहले तो हमने इसको बैलेंस कर दिया, यहां पे पहले तो ये बैलेंस कर दिया, उसके बाद में हमने इसको
डेबिट साइड पे लिख दिया। क्यों? क्योंकि ना केवल ये अमाउंट हमें मिलेंगे वाई से, बल्कि ये 8 रुपया भी, ना केवल ये अमाउंट हमें मिलेंगे बल्कि ये 8 रुपया भी मिलेगा। तो मैंने क्या लिख दिया, वाइज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, कितना 8 रुपए से ये एंट्री कर दी। अब इसके बाद में मैं अमाउंट के कॉलम पे आ जाता हूं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था कि भाई बताओ कि भाई लास्ट में वो सब कुछ सेटल कर देते हैं। ठीक है, अगर लास्ट में वो सब कुछ सेटल कर देते हैं तो आफ्टर द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 8 रुपए कितना बैलेंस बनता है, उसके लिए मैं क्या करता हूं, अमाउंट को अमाउंट से एडजस्ट करता हूं। तो मैंने क्रेडिट साइड में से माइनस किया ये डेबिट साइड विद इंटरेस्ट, और अमाउंट 492 रुपीस निकल करके आया, जो कि डेबिट साइड पे निकल करके आया। इसका मतलब मैंने पैसे, इसकी एंट्री क्या बोलेंगे हम, वाई अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि बोला गया सेटल कर दो, टू कैश अकाउंट। अब एंट्री तो अपने आप ही बन गई, यानी कि मैंने वाई को पैसे देने हैं। सर अगर वाई मेरा डेटर है तो वाई को पैसे देने क्यों है? नहीं बेटा, वाई मेरा डेटर भी है, वाई मेरा क्रेडिटर भी है, क्योंकि मैं उससे सामान परचेज भी करता हूं और मैं उससे इंटरेस्ट की ट्रांजैक्शंस, बिल्स पेबल और रिसीवेबल के ऊपर भी करता हूं। मैंने भी तो कुछ बिल्स एक्सेप्ट किए थे ना। तो वाई सिर्फ डेटर नहीं है, डेटर या क्रेडिटर कुछ भी हो सकता है। हाँ, इंटरेस्ट के पैसे के लिए वो मेरा डेटर था, उसने मुझे देना था। फाइनल अमाउंट उसने मुझसे लेना है, और वो कितना लेना है, 492 रुपीस। अब गलती जो करते हैं बच्चे, जो अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे, आप क्या करते हैं यहां पे ना माइनस कर देते हैं, इसको भी, इन अमाउंट्स को भी माइनस कर देते हैं। बेटा सोच करके बताओ, 1 मिनट के लिए सोच करके बताओ, अगर कोई बीआर है या फिर कोई बिल्स पेबल है जो कि आफ्टर ड्यू डेट है, तो क्या वो माफ हो जाएंगे पैसे? मेन प्रिंसिपल अमाउंट माइनस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर ये पैसा तो देना और लेना है, ये मेन अमाउंट है। हाँ, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर हम निकाल सकते हैं कि वो चार्जेबल है या फिर रिसीवेबल। बात समझ में आई? तो हम क्या कहते हैं, मेन अमाउंट के अंदर नेगेटिव मत लिख देना इसको, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब हमने बैलेंसिंग फिगर की और हमारा 492 रुपीस आ गया। ठीक है जी, 492 रुपीस आ गया, ये अकाउंट यहां पे खत्म हो गया। इसका मतलब हम ये कहते हैं कि इंटरेस्ट के अमाउंट्स को सेटल करने के बाद वाई और हमारे बीच में जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसके हिसाब से 492 रुपए मैंने वाई को देने हैं। तो मेरे यहां पे देखो थर्ड एंट्री स्टेप में क्या लिखी है, वाइज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये स्टेप्स आप फॉलो करेंगे। तो पहले आप सारी ट्रांजैक्शंस कर लेंगे, एक बारी दोबारा से बता देता हूं, सारी ट्रांजैक्शंस कर लेंगे, ड्यू डेट्स के हिसाब से सब कुछ निकाल लेंगे। पहला काम क्या करेंगे, इंटरेस्ट का, क्योंकि इंटरेस्ट के लिए तो सारी कैलकुलेशन की है। पहले इंटरेस्ट की बैलेंसिंग करेंगे, डेबिट वाला होगा तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा और क्रेडिट वाला होगा तो डेबिट साइड पे आ जाएगा। क्यों? लेने देने की वजह से। अगर डेबिट साइड पे आ जाती बैलेंसिंग फिगर, इसका मतलब मैंने उसको इंटरेस्ट देना था, तो वो पेबल वाले क्रेडिट साइड में इंक्लूड हो जाता। और फिर उसके बाद में हम बैलेंसिंग करते हैं किसकी, अमाउंट के कॉलम। तो ये जो था हमारे पास में हमारा फर्स्ट मेथड था, ये हमारा क्या था, फर्स्ट मेथड था, जिसके के अंदर हमने एक एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस को पकड़ा और उसके ऊपर हमने काम किया। ये हमारा फाइनल अमाउंट था। ठीक है जी, ये हमारा टोटल आंसर था। अब इसी क्वेश्चन को हमने प्रोडक्ट मेथड से करना है, इसी क्वेश्चन को हमने प्रोडक्ट मेथड से करना है। ठीक है जी, अब ये हमने प्रोडक्ट मेथड से उसी क्वेश्चन को करना है, और उसके अंदर जो पूरा डाटा था ना प्रॉपर, वही वाला सारा डाटा हमने वैसे ही ले लिया। ये देखो डेबिट साइड का ये रहा, प्रोडक्ट वाले कॉलम को छोड़ करके और इधर के प्रोडक्ट को छोड़ करके भी पूरा का पूरा डाटा आपका वही है, पिछले वाले जो हमने कैलकुलेट किए थे। अब सर प्रोडक्ट कैसे निकल करके आएगा? प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे सर, जो हमारे पास में डेज हैं और अमाउंट है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूं ए, इसको नाम दे देता हूं बी, और इसको नाम दे देता हूं ए मल्टीप्लाइड बाय बी। और इसी तरीके से इधर भी ए बी
और A मल्टीप्लाइड बाय B। तो हमने प्रोडक्ट निकाल लिया, ये हमने अमाउंट निकाल लिया। अब आप ध्यान देना मेरी बात पे, आप लोग नंबर ऑफ डेज में जहां पे रेड इंक इंटरेस्ट था ना, -64 लिखेंगे और इधर भी डेज में -25 लिखेंगे। अमाउंट को नेगेटिव में मत लिख देना। अब एक सोच करके बात बताओ कि नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे 300 से तो नेगेटिव अमाउंट आएगा, माइनस प्लस माइनस। तो यहां पे ये अमाउंट जो है ना प्रोडक्ट का इंटरेस्ट का है, ये इंटरेस्ट का अमाउंट है। ऐसे ही हमने सारे अमाउंट निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, पिछले क्वेश्चन के अंदर हम इंटरेस्ट निकालते थे और इंटरेस्ट निकालते क्या थे, बैलेंसिंग कर देते थे। लेकिन अब हम बैलेंसिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये टोटल प्रोडक्ट के हिसाब से है। अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट के कॉलम में से प्रोडक्ट के कॉलम को एडजस्ट करो, दोनों को करो। तो मैं यहां पे स्टेप लिखता हूं, स्टेप्स सेकंड कर रहे हैं हम। अच्छा, बच्चा बीच में बोल रहा था, कहता सर वीडियो की शुरुआत में, क्लास की शुरुआत में आपने एक बात बोली थी कि अगर कुछ नहीं लिखा हुआ ना तो ये प्रोडक्ट मेथड से करना। क्यों? क्यों का मतलब है, देखो हमने अभी मल्टीप्लाई तो जल्दी से कर दिया, लेकिन इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने में हर ट्रांजेक्शन के ऊपर है ना टाइम लगता था। तो अब हमने क्या कर दिया, फटाफट से, कैलकुलेटर होता है हमारे एग्जाम में अलाउड होता है, हमने फटाफट से उसका प्रोडक्ट निकाल दिया। अब उस प्रोडक्ट से हम काम क्या करेंगे सर, बैलेंस कर देंगे। बैलेंस स्टेप 1 करना है क्या, ऑफ प्रोडक्ट कॉलम। ठीक है सर, हमने बैलेंस किया प्रोडक्ट कॉलम पे और उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट निकालना है। तो बैलेंस करने के बाद में मेरे हिसाब से अमाउंट आ जाता है 36,500 जो हमने अभी लिखा था। उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट का अमाउंट, ये ना हमने कॉमन निकाल लिया ना, सारी ट्रांजैक्शंस के ऊपर इंटरेस्ट 8% कॉमन है, ठीक है ना। तो और अब हमने प्रोडक्ट बना दिया था ना, यानी कि हर दिन से डिवाइड करके, सॉरी हर दिन से मल्टीप्लाई करके उसके अमाउंट को बढ़ा दिया था। 400 रुपए, हजारों रुपए, लाखों पे पहुंच गया था। तो हम इसको क्या करेंगे, अब वापस से एक दिन पे लेकर के आएंगे, 1/365। अगर लीप ईयर होगा 366 हो जाएगा। लेकिन अगर लीप ईयर होने के बावजूद भी क्वेश्चन कहता है कि 365 ही रखने हैं, तो वही करना है हमें, फिर अपनी कलाकारी नहीं करनी। तो ये कितना अमाउंट आ जाता है जी, ये आ जाता है सर 8 रुपए। आंसर सेम ही आएगा, आंसर कैसे चेंज हो सकता है। तो अब इस 8 रुपए को हम कहां लेकर के जाएंगे, इस 8 रुपए को हमने देना है, हमने लेना है उससे, तो डेबिट साइड पे आएगा। अब बैलेंसिंग करने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना इसके बाद में, तो हमारा 8 रुपया आ जाता है। तो इधर एक चीज लिख देता हूं मैं, बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट लिखा था ना मैंने पहले, अब लिखूंगा बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। ये कितना आ जाएगा, मैंने अभी निकाला था 36,500 क्रेडिट साइड पे, और बस बाकी सब में डैश डाल दो। और इसका अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिया, वो अमाउंट के अंदर आ जाएगा कितना, 8 रुपया। 8 रुपया हमने उससे लेना है, ठीक है, 8 रुपया। तो हम क्या लिख देंगे यहां पे, टू इंटरेस्ट अकाउंट, और बाकी सब में डैश डाल देंगे। एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड। ठीक है, ये टेबल था ना हमारा, और हर जगह पे डैश डाल दिया हमने। अब इंटरेस्ट का अमाउंट भी आ गया। अब फाइनल फिगर हमने क्या लिखनी है, 292 रुपीज। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अब मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूं, 492 था, हाँ 2 रेड पेन से लिख देता हूं, 2 कैश अकाउंट। इधर ही आया था ना बैलेंस, पिछले क्वेश्चन के हिसाब से ही आएगा,
किसमें, अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे कितना, 492। प्रोडक्ट का काम खत्म हो चुका है, क्योंकि प्रोडक्ट बनाया गया था सिर्फ इंटरेस्ट निकालने के लिए। बाकी सारी जगह पे हम डैश लगा देंगे। और इसमें डेट क्या डाल देंगे, इसमें डेट डाल देंगे सर 31/12। इसमें डेट डाल देंगे 31/12, क्योंकि काम खत्म होने के बाद की डेट है ये, लास्ट में 31/12। और बस हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। हम इसको डबल लाइन लगा करके बंद कर देंगे, अमाउंट और प्रोडक्ट के कॉलम। और जो मेरे ख्याल में उधर बैलेंस आपने कैलकुलेट किए होंगे उनको आप कर सकते हो। मतलब अब ये तो इतना तो किया ही जा सकता है आपके द्वारा, ठीक है। इसका मेरे ख्याल में बैलेंस आ जाता है 2,36,000 रुपए। मैं लिख देता हूं यहाँ पे 2,36,000 रुपीज, 2,36,900 आएगा एक्चुअली, 2,36,900। और 2,400 रुपए अमाउंट के कॉलम का, वो तो वही रहेगा जो लास्ट के उसमें था क्वेश्चन, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने स्टेप लिखने, इसको फटाफट से कॉपी कर लो जिन लोगों ने नहीं बनाया। ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा स्टेप्स लिख लें कि क्या स्टेप फॉलो करने हैं हमें सिस्टम 2 के अंदर। वो तुम्हारी असाइनमेंट में भी लिखे हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके लिख लो। स्टेप 1 मैंने लिख दिया। स्टेप 2, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन बैलेंस, वो हमने बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट कॉलम एंड कैलकुलेट या फिर कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन इट बैलेंस, ठीक है। सेकंड में हम क्या करेंगे, एंट्री फॉर इंटरेस्ट। अब ये कुछ भी हो सकती है, हमारे केस में क्या थी, वाई डेबिट टू इंटरेस्ट, क्योंकि क्वेश्चन सेम है ना, 8 रुपए। और थर्ड, सेटल द अमाउंट विद कैश, सेटल द अमाउंट विद कैश। सेटल नहीं लिखा होता, हाँ, अगर सेटल नहीं लिखा हुआ होता तो हम उसको बैलेंस सीडी लिख देते, ठीक है। चैट में क्या लिखा हुआ है, सर कैन आई लीव, हमारी दूसरी क्लास है। बिल्कुल जा सकते हो जी, मैंने तो पहले भी बोला था। अब मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये हमारा टोटल आंसर है जी, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। टाइप 2 के हिसाब से ये प्रोडक्ट मेथड है, ऊपर लिख लेना कि ये प्रोडक्ट मेथड है। और वो क्या था, वो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन मेथड था। दोनों आपको अच्छे से करने हैं। और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ तो प्रोडक्ट मेथड से करना, ठीक है जी। मेरे हिसाब से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, अदरवाइज आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे।